हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 9th भारतीय भवन बायोलॉजी में चैप्टर हमारा 5वां है, खाद्य संसाधन पौधे। लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करेंगे। इसकी संख्या है 34। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, मनुष्य को परपोषी क्यों कहा जाता है। देखिए, परपोषी का क्या मतलब है। परपोषी का मतलब है अपने भोजन के लिए, पोषण के लिए, आहार के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहना, उसे परपोषी बोला जाता है। इस धरातल पे सिर्फ प्लांट है, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। बाकी सारे क्या है, परपोषी हैं। मनुष्य भी है। इसका कारण क्या है परपोषी कहे जाने का मनुष्य का। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। देखिए, हालांकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, इतने में तो हम लिखेंगे, मनुष्य ऊर्जा और अन्य पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए ठीक हेतु वनस्पतियों और अन्य जीवों पर निर्भर करता है। शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। वह अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करता पेड़ पौधे की तरह, अतः मनुष्य को परपोषी कहा जाता है। इसी वजह से कंप्लीट हुआ इसका आंसर। दूसरा सवाल देखिए, दाल, अनाज और सब्जियां और फल, इन सब से हमें क्या प्राप्त होता है ये बताना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अनाज की बात करें, अनाज में आ जाएगा चावल, गेहूँ, मकई, जितने भी अनाज हैं। तो उससे हम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं जो शरीर में ऊर्जा देता है तत्काल। और जितने भी देखिए दाल है, दाल से प्रोटीन प्राप्त करते हैं, शरीर के वृद्धि विकास में सहायक होता है। और सब्जियां हैं तो इसमें विटामिन और खनिज लवण हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, दाल से प्रोटीन हो गया, अनाज से कार्बोहाइड्रेट, और फल और सब्जियां दोनों से हम प्राप्त करते हैं विटामिन और खनिज लवण। खनिज लवण में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे आ जाएंगे। विटामिन तो आप जानते हैं, विटामिन ए, बी, सी वगैरह वो सब। ये आपका अगला सवाल है तीसरा, हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या है। हरित क्रांति जब हुआ, ठीक है, बीते समय में कृषि क्षेत्र में, उसका होने का क्या कारण था। तो लिखेंगे उत्तर हम, हरित क्रांति का मुख्य कारण फसल के उत्पादन में कमी तथा अच्छे किस्म के बीजों की कमी को नियंत्रित कर फसल में वृद्धि करना तथा उन्नत कृषि को प्रोत्साहन देना, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उत्पन्न करना। और ये खास करके गेहूं के फसल में ये ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ हरित क्रांति की बात करें तो। ठीक है, तो इसी वजह से हरित क्रांति की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उत्पन्न हो सके, अच्छे किस्म के प्लांट बीज लगाए जा सके। ठीक है, शक्कर नस्ल के। चौथा सवाल, किस प्रकार के फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। खरीफ फसल जो बारिश के मौसम शुरू होने से पहले बोई जाती है, ठीक है, जैसे कि धान हो गया, वो खरीफ फसल है। देखिए इसका कंप्लीट हम इसका आंसर यहाँ से करेंगे। खरीफ फसल ऐसे फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं खरीफ फसल कहलाती है। धान, ज्वार, बाजरा, मकई, कपास, ईख, गन्ना, ये सारे। ठीक, क्लियर हुआ। जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर में ये, दिसंबर में ये तैयार हो जाता है कटनी इसकी। ये पूरा आपको लिख लेना है। पांचवा सवाल देखिए क्या है, शक्कर फसल क्या किसे कहते हैं। हाइब्रिड। ठीक, दो प्लांट को पादप प्रजनन कराकर एक नया बीज तैयार किया जाता है। हाइब्रिड, दो बीजों के इसमें गुण होते हैं, इसे किसे बोलते हैं। देखिए इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे, पादप संकरण के फलस्वरूप विकसित नवीन समुत्पन्न फसल किस्म को शक्कर या हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, ये पादप संकरण तैयार करके ये बीज प्राप्त होते हैं, हाइब्रिड। इसका आंसर हो गया हमारा। अगला सवाल देखिए 6 नंबर, पादप प्रजनन की परिभाषा हमें करनी है। देखिए इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे, फसलों के समुत्पन्न प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। पादप प्रजनन में फसल की ऐसी दो प्रजातियों का चुनाव किया जाता है जिसमें एक में वांछित गुणों का अभाव होता है और दूसरे में काफ़ी वांछित गुण मौजूद होते हैं। ठीक, इसकी अपोजिट। तो ये यहाँ तक आपको पूरा कर लेना है। 7वां सवाल, हरे पादपों को अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए पोषण प्रबंधन में हम नज़र डालते हैं तो कुल मिलाकर पौधों को 16 पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। कितने, 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बस आपको यही लाइन लिखना है। 8वां सवाल हमारा, सूक्ष्म पोषक क्या है। इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे, कुछ पादप पोषक ऐसे भी हैं जिनकी ज़रूरत प्लांट अल्प मात्रा में होती है, उनकी ज़रूरत जिसे सूक्ष्म पोषक, ठीक है,
कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, बोरान आदि। 9 नंबर सवाल क्या है, खाद के अनुप्रयोग से मृदा को क्या प्राप्त होता है। खाद जब हम प्रयोग करें, प्राकृतिक खाद जैसे गोबर, तो मिट्टी को क्या उससे प्राप्त होता है। हमारा उत्तर होगा ये रहा, खाद के अनुप्रयोग से मृदा को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तभी तो हम खाद डालते हैं खेतों में। 10 नंबर सवाल देखिए क्या है, प्राकृतिक उर्वरक के अनुप्रयोग में होने वाली 2 समस्याओं के नाम लिखे हैं। प्राकृतिक उर्वरक में क्या आ जाएगा, गोबर आ जाएगा, सड़ी गली पत्तियां आ जाएंगी। तो इसके जब हम प्रयोग में लाते हैं तो कौन सी 2 समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं वो बताना है। ठीक, प्राकृतिक उर्वरक में देखिए मल मूत्र गोबर ये सारी क्या है, प्राकृतिक खाद है। इसके प्रयोग से 2 समस्याएं आ जाती हैं। पहली समस्या यह है, प्रथम यह है कि खाद की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है, यानी हम इसको खेतों में ज़्यादा मात्रा में ले जाने की ज़रूरत होती है। परिवहन, तो गोबर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना काफ़ी दुर्लभ काम होता है, ठीक है, परिवहन करना, और उसको रखना भी काफ़ी दुर्लभ हो जाता है। पहली समस्या हो गई। दूसरी हो गई कि पादप पोषकों में काफ़ी कमी होती है, इसमें पोषक तत्वों की काफ़ी कमी होती है। जिन फसलों में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस इत्यादि की आवश्यकता होती, ठीक है, जैसे गेहूं, धान इत्यादि, तो प्राकृतिक खाद से ये अधिक लाभ नहीं पहुंचाता, कि इसमें इसकी कमी पड़ जाती है। नाइट्रोजन, पोटास इसमें कम मात्रा में होते हैं प्राकृतिक खाद गोबर में, ठीक है। तो ये 2 समस्याएं हो गई, ये पूरा आपको लिख लेना है। देखिए अगला सवाल हमारा है 11, वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का उपयोग किया जाता है। तो हम लिखेंगे केचुआ, केचुआ का उपयोग किया जाता है, हो गया। 12 नंबर, किस प्रकार की खेती से एक से ज़्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, फसल पैटर्न, यहाँ पे हम देखेंगे मिश्रित फसल। मिश्रित फसल जो ऐसी खेती है, मिक्सेड क्रॉपिंग, जिसमें एक से ज़्यादा फसल एक साथ एक समय में उगाई जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, गेहूँ है, यहाँ पे देखिए दलहन वाले प्लांट है, सरसों है, एक साथ ये उग जाते हैं एक ही समय में, ठीक है। जितना अवधि लगे सभी तैयार हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो बस हमें नाम लिखना है मिश्रित फसल उत्पादन। अगला सवाल हमारा है 13, किसी एक प्रकार की मिश्रित खेती का नाम हमें लिखना है। अभी हमने देखा मिश्रित फसल, तो एक खेती हमें बता देना है। तो हम लिख लेंगे गेहूँ और सरसों, एक साथ गेहूँ भी तैयार, सरसों भी तैयार। मूंगफली और सूरजमुखी, ये दोनों एक समय में तैयार हो जाएंगे। तो एक ही हमें बताना है, गेहूँ और सरसों आप लिख लीजिए। 14 नंबर देखिए, मिश्रित फसल उत्पादन के एक महत्व का उल्लेख हमें करना है। क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है इसका। देखिए इसका उत्तर हम काफ़ी आसानी से करेंगे। मिश्रित फसल उत्पादन से फसल को पूर्ण विफलता से, अगर फसल खराब हो जाती है तो सभी खराब नहीं हो पाएंगे। अगर गेहूं खराब हो गई, पाला उसको लग गया, तो दलहन वाले प्लांट है, सरसों है, वो तो बच जाएंगे। अगर वो खराब हो गए तो गेहूं बच जाएगा, यानी पूर्ण बेकार नहीं होगा। पूर्ण विफलता से ये बचाया जा सकता है, तथा अधिक उत्पादन के साथ साथ अगर विफलता भी नहीं हुई तो ज़्यादा उत्पादन होगा और कृषि भूमि की उत्पादक क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि दलहन वाले प्लांट नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु उसमें पाए जाते हैं, जो खेतों की उर्वरा शक्ति भी बढ़ा देते हैं। एक साथ कई फसल उगाने से ये बेनिफिट भी होता है, ये सारे फायदे मिलते हैं। ये पूरा आपका आंसर हो गया। देखिए 15 नंबर सवाल हमारा है पीड़क यानी पेस्ट क्या है। पौधों की खेती में खरपतवार, कीटों, जीवाणुओं, कवक आदि द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से हानियां होती हैं। तो समस्त रोगाणुओं को सम्मिलित रूप से पीड़क या पेस्ट बोलते हैं। समझ में आ गई बात, इसे बोलते हैं पीड़क। 16 नंबर सवाल देखिए क्या है, एक कीट पीड़क का नाम हमें लिखना है। देखिए कीट पीड़क हम लिख लेंगे, यहाँ पे हो गया व्रिंग, टिड्डी, ये दोनों क्या है, कीट पीड़क है। इनके नाम हमें लिख लेना है बस। 17 नंबर सवाल देखिए क्या है, खरपतवार क्या है। देखिए खरपतवार की परिभाषा हम लिखेंगे, वैसे अवांछित पौधे जो उगाए जाने वाले, जो हमारी प्लांट होती है खेती हम करते हैं, उसके साथ जो अवांछित किस्म के बेकार प्लांट उगाते हैं स्वतः अपने आप, उससे हम खरपतवार बोलते हैं, विड्स उसको बोलते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल हमारा 18 है, खरपतवारनाशी क्या है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, खरपतवारों का विनाश करने वाली, ख़त्म करने वाली जो रसायन होती है उसे खरपतवारनाशी बोलते हैं। जिससे ये यहाँ 2,4-D, ये सारे क्या है, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक अम्ल, ये सारे खरपतवारनाशी बोलते हैं इसको। 19 नंबर सवाल देखिए, किसी 2 आम खरपतवारों के नाम लिखें।
देखिए ये सारे क्या हैं, खरपतवार हैं, जैसे चौलाई, बथुआ, हिरनखुरी, ये सारे क्या हैं, खरपतवार है। इसको हटाने की जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं खरपतवार नाशी होते हैं, बस हमें इसके नाम ही लिख लेना है, चौलाई, बथुआ, हिरनखुरी। देखिए 20वां सवाल हमारा है, रोगाणु जो हैं प्लांट के पौधे में यानी प्लांट में किस माध्यम से प्रविष्ट करते हैं, कैसे पहुंचते हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, फसल में रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव, वायरस, जीवाणु, कवक आदि मिट्टी, पानी, हवा में उपस्थित होते हैं और इन्हीं माध्यम से प्लांट के विभिन्न भागों में प्रवेश करके उससे नुकसान पहुंचाते हैं। क्लियर हुआ, ये पूरा हो गया आपका। अगला सवाल हमारा है 21 नंबर, पीड़कनाशी का क्या कार्य है। देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे, आधुनिक कृषि में फसलों की रोगों से सुरक्षा के लिए सबसे कारगर उपाय विशेष रसायनों का खेतों में छिड़का जाता है। देखिए यहाँ पे छिड़काव किया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है, रोगों से मुक्ति के लिए इन विशेष रसायनों को पीड़कनाशी बोलते हैं। इसका हमें कारण यानी काम मालूम चल गया, किस वजह से छिड़का जाता है, कि फसल को रोग ना लग जाए, ठीक है, खराब ना हो जाए। 22 नंबर है, भंडारण में जब हम गोदामों में अनाज को रखते हैं तो वहाँ पे हानि पहुँचाने वाले 2 अजैविक कारक जिसमें जीवन नहीं होता है, वैसे कारक कौन से हो गए हैं। देखिए भंडारण में अजैविक कारण में नमी आ जाएगा, पहला है नमी के कारण ख़राब हो जाती है, दूसरा है टेम्परेचर यानी तापमान, ये दोनों आपको लिख लेना है। अब इसके बाद देखिए 23 नंबर में, भंडारण के दौरान हानि पहुँचाने वाले, अब की बार हमें बताना है जैविक कारक। भंडारण में जैविक कारक जो अनाज को ख़राब कर देते हैं, सूक्ष्मजीव देखिए उसमें आ जाएंगे, ठीक है, सूक्ष्मजीव, कीट, जंतु, ये सारे आ जाएंगे, यही आपको कर लेने हैं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। सूक्ष्मजीव में खमीर, फफूंदी, कवक, कीट में लाल अनमृग, धानघुन, मकड़े, ठीक है, कीड़े मकोड़े, जंतु में चूहे, पंछी। 24 नंबर सवाल क्या है, घूमन किसे कहते हैं। तो घूमन में हम लिखेंगे, घूमन का उपयोग करना शामिल है। घूमन क्रिया में हमें यहाँ से करना है, घूमन क्रिया में कुछ वाष्पशील रसायनों जैसे एल्युमिनियम फास्फाइड से बनी गोली को निश्चित मात्रा में अनाजों में डाल दिया जाता है, जिससे कि पीड़क का नाश हो जाता है। जैसे पीड़कनाशी इसको बोलते हैं, अनाज में उसको डाल दिया जाता है कि गेहूँ उसमें घुन वगैरह ना लगे, ठीक है, उसके हम क्या बोलते हैं, घूमन बोलते हैं। 25 नंबर सवाल देखिए, भारतीय वैज्ञानिक के प्रयास से दूध के उत्पादन में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं। तो दूध के उत्पादन में जो वृद्धि हुई उसको हम बोलते हैं श्वेत क्रांति। दालों के सेवन से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। फास्फोरस किस प्रकार का पोषक है। देखिए टोटल 16 पोषक तत्व प्लांट प्राप्त करते हैं, जिसमें से फास्फोरस देखिए बृहद पोषक है, यानी प्लांट को ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जो मृदा से प्राप्त होती है फास्फोरस। आपको क्या लिखना है, बृहद पोषक में शामिल है फास्फोरस। अगला सवाल हमारा है 28 नंबर, गेहूं किस प्रकार का फसल है। हम सभी जानते हैं गेहूं रबी फसल है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, जाड़े में ये उगाया जाता है। 29 है, गाजर घास किस प्रकार का पौधा है, तो ये खरपतवार है। 2 का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है, तो खरपतवार नाशी के लिए होता है। ऐच्छिक गुणों के वाहक डीएनए के खंड को एक पौधे से दूसरे पौधे में प्रतिरोपित कर किस प्रकार के पौधे विकसित किए जाते हैं। तो ये जो प्लांट उगाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं समुद्दंत किस्म, यानी हाइब्रिड इसको प्लांट ये उगाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए 32 नंबर सवाल क्या है, किस प्रकार की खेती में रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशकों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं किया जाता। तो इस खेती को बोलते हैं कार्बनिक खेती, जिसमें कि ना कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग होता है, काफ़ी कम होता है, ठीक है, कम से कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक खेती। 33 नंबर देखिए, सल्फर किस प्रकार का पोषक है। प्लांट मिट्टी से प्राप्त करते हैं, बृहद पोषक में शामिल है देखिए सल्फर, ये सारे ज़्यादा मात्रा में प्लांट को चाहिए। 34 नंबर सवाल है, खेतों से खरपतवारों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। इसको निराई कहते हैं, वेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। जो फसल के साथ अवांछित बेकार प्लांट उग आते हैं जिसे खरपतवार बोलते हैं, और उसे हटाना खुरपी की सहायता से, खुरपा की सहायता से निराई उसको बोलते हैं। तो समाप्त होता है सेशन हमारा, धन्यवाद।